Hello, psychology people. We are doing one shot videos, and today we are covering chapter number 3, Meeting Life Challenges. Notes of this chapter will be given to you in description box in PDF format. You can print it out, take prints, and start reading, learning, and you're good to go. Okay, I have covered the whole chapter in this. और अगर आपको कोई वीडियो डिटेल में कोई टॉपिक समझना है तो मैंने इंडिविजुअल वीडियोस भी बना रखी हैं टॉपिक वाइज. यू कैन चेक दैट आउट श्योरली in class 12th playlist. You will find it. So let's get started. Definition of stress की बात करते हैं. सबसे पहले स्ट्रेस तो आजकल की लाइफ में सबको होता है, राइट? सो स्ट्रेस होता क्या है? इट्स अ पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स जो कि एक ऑर्गेनिज्म देता है टुवर्ड्स एनी स्टिमुली जो उनके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती है. इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना यानी कि हमारी बॉडी का जो होम्योस्टैटिस है उसको डिस्टर्ब करना. होम्योस्टैटिस मतलब हमारी सबकी बॉडी में एक लेवल ऑफ होम्योस्टैटिस होता है. मतलब आपकी ब्लड प्रेशर का एक लेवल होगा, शुगर का एक लेवल मेंटेन होगा. क्योंकि बीपी हाई हो जाए या लो हो जाए तब प्रॉब्लम होता है, तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना होता है. ऐसे ही शुगर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी का. सो वो जो इक्विलिब्रियम लेवल है जो बॉडी मेंटेन करके रखती है. आपका बॉडी का एक टेम्परेचर है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है तब हम बोलते हैं हमें फीवर है, और जब टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी से कम चला जाता है तो हम बोलते हैं हमें वीकनेस है, राइट? सो आपकी बॉडी हर समय एक बैलेंस्ड स्टेट में रहती है, लेकिन जब वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ स्टिमुलस और इवेंट दैट हैज हैपेंड, और उसके बाद हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं होती, इतना ज्यादा वो इवेंट हमें स्ट्रेस देता है कि हमारे एबिलिटी नहीं होती टू कोप विद, तो हम क्या बोलते हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि हम उस इवेंट से डील नहीं कर पा रहे. ये जो लैटिन वर्ड है स्ट्रिक्टस, उससे आया है ये वर्ड स्ट्रेस, विच मीन्स टाइट और नैरो. ओके, तो स्ट्रेस एक डायनेमिक मेंटल कॉग्निटिव स्टेट है आपकी, जो आपकी डिस्ट्रप्शन क्रिएट करती है होम्योस्टैटिस में. आई टोल्ड यू होम्योस्टैटिस क्या होता है. एक इम्बैलेंस ले आती है आपकी बॉडी की स्टेट में, और क्या जरूरत होती है? एक रेजोल्यूशन की जरूरत होती है. वापस एक रिस्टोरेशन करनी होती है हमें होम्योस्टैटिस में, वापस अपने बॉडी को एक बैलेंस स्टेट में लेके आना होता है. ठीक है जी. सो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस होता है दो टाइप का. एक होता है यू स्ट्रेस और दूसरा होता है डिस्ट्रेस. यू स्ट्रेस इज अ गुड स्ट्रेस, इट इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल. वाई इट इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल? बिकॉज ये आपको मोटिवेट करता है अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, राइट? जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस ना हो कि पेपर आने वाले हैं, एग्जाम टाइम है, मुझे पढ़ना है, तो आप मस्ती मारते रहोगे, बिल्कुल एग्जाम की तरफ ध्यान नहीं दोगे, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दोगे. तो थोड़ा बहुत जो आपको स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से आप पढ़ाई कर रहे हो, विच इज अ गुड थिंग. बट वहीं अगर आपका स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाए कि आप पढ़ ही नहीं पाओ, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओ, आपकी बॉडी में वियर टियर होने लगे, तो फिर वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी डिटेरॉइट होती है, मतलब नीचे गिरती चली जाती है बॉडी की स्टेट, बॉडी की हेल्थ, राइट? स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? स्ट्रेसर्स ऐसे इवेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं. स्ट्रेसेस एक्सटर्नल हो सकते हैं, मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, जैसे नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और अब ये दिवाली का टाइम है तो हो सकता है कि किसी को पढ़ना हो बट पटाखे और पोल्यूशन की वजह से पूरा उनका नोज ब्लॉक है, थ्रोट ब्लॉक है, बहुत ज्यादा फ्लेम बन रहा है, सो उनकी तबीयत खराब हो रही है, ऐसा हो सकता है. तो ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो गया जो बाहर के एनवायरनमेंट से आ रहा है. देन कम सोशल स्ट्रेस, मतलब कि आपको पढ़ना था, एग्जाम टाइम था, लेकिन फ्रेंड से लड़ाई होगी. अब ध्यान कहाँ है? फ्रेंड से लड़ाई होगी, उसकी वजह से मूड अपसेट है, सारा ध्यान वहां है, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे. सो ये सोशल स्ट्रेस हो गया. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है अंदर, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, कि क्या करना है ट्वेल्थ के बाद, इसके बाद ट्वेल्थ में चले जाएंगे, फिर अगले साल फिर से बोर्ड्स देने हैं, या किसी और बात का साइकोलॉजिकल आपको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है, या कुछ और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. तो इंटरनल जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किसी बात की फ्रस्ट्रेशन है किसी बात को लेके, उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है. So that is psychological stress. Strain, on the other hand, is a reaction to external stressor. ओके, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है हमारा रिएक्शन. स्ट्रेस इज समथिंग जो साइकोलॉजिकल लेवल पे हम फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, हम अंदर से हमारा बॉडी में वियर एंड टियर हो रहा है,
वो स्ट्रेस है, लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल रिएक्शन होगा towards that will be strain. So father of modern stress बोला जाता है हैंस सेले को. He defines stress as the non-specific response of the body to any demand. ठीक है. Many researchers do not agree as they feel. डिपेंडिंग ऑन कि हमें स्ट्रेस कहाँ से हो रहा है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं हमारे स्ट्रेस रिएक्शन के. अब हर तरीके के स्ट्रेस को हम एक तरीके से तो डील नहीं करते हैं ना. पढ़ाई का स्ट्रेस है तो उसको अलग तरीके से डील कर रहे हैं. अगर फ्रेंड से लड़ाई होगी उसको अलग, उसका स्ट्रेस है तो उसको अलग तरीके से डील कर रहे हैं. सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस को हम डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन देते हैं. ऐसे ही हम सब इंडिविजुअल डिफरेंट हैं एंड वी हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स मोड ऑफ रिस्पॉन्स. सबका डील करने का सिचुएशन से, स्ट्रेस से डील करने का तरीका भी अलग अलग होता है. कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस दी थी लाजरस ने और उनके कोलीग्स ने. ये बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन का लार्जली डिपेंड करता है कि वो कैसे परसीव कर रहा है. आपके देखने का नजरिया, जो लाइफ में आपका इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ, तो आपका लाइफ में उस इवेंट को देखने का नजरिया क्या है, आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे अप्रेजल हो रहा है, उसकी वजह वैसा उसके वो डिसाइड करेगा कि आप सिचुएशन से कैसे डील करोगे और वो सिचुएशन आपको कितना स्ट्रेस देगी. ठीक है. जैसे किसी किसी को पढ़ाई का बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और कुछ मस्ती मस्ती में पढ़ भी लेते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं लेते. अप्रेजल्स दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. नाउ प्राइमरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल. एंड नेगेटिव के फिर हार्म, थ्रेट एंड चैलेंजेस वो नेगेटिव के अंदर आ जाते हैं. प्राइमरी का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले तो जब भी कोई आपकी लाइफ में कोई न्यू या चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, उस नए इवेंट को, उस नए एनवायरनमेंट को आप पॉजिटिवली देखते हो, न्यूट्रल देखते हो या नेगेटिव देखते हो. देखो, अगर आप पॉजिटिवली व्यू कर रहे हो कोई भी चेंज इन एनवायरनमेंट को, तो फिर उसमें तो कोई स्ट्रेस की बात ही नहीं है. और ना ही आप किसी चीज को पॉजिटिव देख रहे हो ना उसको नेगेटिव देख रहे हो, मतलब न्यूट्रल हो, तब भी कोई स्ट्रेस की बात नहीं है. तो स्ट्रेस की बात कब आएगी? जब आप नेगेटिवली व्यू करोगे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे. ठीक है. तो नेगेटिवली व्यू करना है मतलब या तो आप उस चीज को एज अ हार्म देख रहे हो, या वो सिचुएशन आपके लिए एक थ्रेट है, या वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है. हार्म क्या होता है? हार्म मतलब द असेसमेंट ऑफ द डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन. मतलब ऐसा डैमेज जो करा जा चुका है, हार्म हो चुका है, मतलब अब उसकी भरपाई नहीं हो सकती. जो हार्म होना था वो तो हो गया है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है. देन कम्स थ्रेट. थ्रेट क्या होता है? पॉसिबल फ्यूचर डैमेज. मतलब कि अभी डैमेज हुआ नहीं है, ऑलरेडी डन नहीं है, हार्म नहीं है, बट पॉसिबल है कि फ्यूचर में डैमेज हो सकता है और उस इवेंट के थ्रू. दैट इज थ्रेट. चैलेंज क्या होता है? चैलेंज इज मोर एसोसिएटेड विद कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन, कि हम हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि उस चैलेंजिंग सिचुएशन से हम निकल लेंगे कि नहीं निकल लेंगे, क्या हमारी पोटेंशियल है टू ओवरकम दैट चैलेंज. एंड समटाइम्स वी इवन प्रॉफिट फ्रॉम दैट इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कोई चैलेंज दे दिया, अरे तू तो ये नहीं कर सकता, तू इतने परसेंटेज नहीं ला सकता, और आपने बोला कि अच्छा अब मैं तेरे को बताता हूँ, और फिर आपने खूब जम के मेहनत करी एंड यू स्टूड आउट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी आपने. So that was kind of a, you profited from that event. आपको अपनी capabilities, potentials का भी पता चला. Then आता है secondary appraisal. Secondary appraisal क्या होता है? It is the assessment of one's coping ability and resources, whether they will be sufficient to meet harm, threat or challenge. Secondary appraisal मतलब primary तो हमने देख लिया. अब secondary में ये होता है कि आपको अपनी coping abilities के ऊपर कितना trust है कि मैं cope कर पाऊंगा कि नहीं, डिपेंडिंग कि मेरे ऊपर जो resources है, मतलब अपनी एबिलिटीज प्लस रिसोर्सेस जो आपके पास अवेलेबल हैं, क्या आप उनसे, आपको जो भी थ्रेट, हार्म या चैलेंज हो रहा है, उससे आप डील कर पाएंगे. अब ये रिसोर्सेज जरूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में हो, ये मेंटल फॉर्म में भी हो सकते हैं. मेंटल रिसोर्स मतलब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना कि हाँ यार, मतलब मैं कर लूंगा, क्यों नहीं कर लूंगा, आई कैन डू इट. ठीक है. हार नहीं मानना. फिजिकल, अब अगर आपकी हेल्थ ही अलाउ नहीं कर रही, तो फिर तो हेल्थ आपकी ठीक होनी चाहिए उन चैलेंजेस से निपटने के लिए. पर्सनल स्किल्स, आपके पास क्या स्किल्स हैं, क्या आप ऐसा तिगड़म लगा सकते हो, क्या आपकी पर्सनल एबिलिटी है उससे डील करने के लिए. प्लस सोशल सपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको इस चैलेंजिंग सिचुएशन में से निकलने के लिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नाउ देयर आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग अप्रेजल्स भी इफेक्ट होते हैं दो फैक्टर से.
एक तो होता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कि हमारा पिछला एक्सपीरियंस कैसा था, और दूसरा कंट्रोलेबल। पास्ट में हमने चीज़ों को कैसे हैंडल करा, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करा, वो हमें गाइड करेगा आगे आने वाली सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। एंड सेकंड इज कंट्रोलेबल, लाइक वेदर वन हैज मास्टर कंट्रोल ओवर सिचुएशन, कितना कंट्रोल है आपकी सिचुएशन पे, कितना कंट्रोल से बाहर है आपकी सिचुएशन, और आपके कंट्रोल में कितना कुछ है। अप्रेज़ल्स बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं इन नेचर। सब्जेक्टिव होते हैं मतलब कि हर किसी का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। सेम सिचुएशन जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, 12th है, बोर्ड्स है, परसेंटेज, वो तो इक्वल है ना, मतलब सब पे ही है। आपके सारे क्लास के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, उन सबको ही वो स्ट्रेस होगा कि परसेंटेज का, परफॉर्म अच्छा करने का, सब कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो स्ट्रेस तो देखो सबको है, लेकिन कोई उतना स्ट्रेस लेगा नहीं, और कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेगा, तबीयत खराब कर लेगा अपनी, ठीक है? फ़ीवर चढ़ा, एग्ज़ामिनेशन फ़ीवर हो जाएगा, और किसी को बिल्कुल स्ट्रेस तो होगा लेकिन फिर भी वो मैनेज कर लेंगे, कोपिंग एबिलिटीज़ होंगी उनमें। तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? इसका डिपेंड करता है आउटकम कि हम कितना वो इंडिविजुअल उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है। प्लस आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस डिटरमाइन करेगा कि आप उस चीज़ को एज़ अ चैलेंज ले रहे हैं कि येस आई विल ओवरकम दिस चैलेंज, और मैं करके दिखाऊँगा, या एक थ्रेट मान रहे हैं कि ओह माय गॉड पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है जी? अब स्ट्रेस है तो स्ट्रेस पे रिएक्शन तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हम स्ट्रेस को लेके देंगे ही। तो इट कैन बी ऑफ फिजिकल फॉर्मेट, फिजियोलॉजिकल फॉर्मेट में हो सकता है, बिहेवियरल फॉर्मेट पे हो सकता है, इमोशनल फॉर्मेट पे हो सकता है, और कॉग्निटिव फॉर्मेट पे भी हो सकता है। तो मतलब आपकी बॉडी में वियर टियर हो सकता है, बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं, इमोशनल लेवल पे अप एंड डाउन हो सकता है, और कॉग्निटिव मतलब हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी थिंकिंग पे तो असर होगा ही होगा। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले, जो कि ब्रेन में एक होता है हाइपोथैलेमस। इनफैक्ट ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शन का भी मैंने ये मतलब एक अलग वीडियो है पूरा डिटेल में, अगर आपको समझना है तो। बेसिकली होता ये है कि हाइपोथैलेमस हमारे जो है ब्रेन में होता है, ठीक है? और वो एक्टिवेट हो जाता है, वो बताता है कि अरे स्ट्रेस, तो हमारा जब वो सिग्नल देता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, आगे हमारे किडनीज पे होते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स, किडनी के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है? और उसके बाद वहाँ से कैटेकोलामाइन्स रिलीज़ होते हैं, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारे ब्लड में, जो कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में मतलब हमें डिसाइड करना होता है कि इस सिचुएशन से हमने फाइट करना है, और फ्लाइट मतलब भाग जाए सिचुएशन को छोड़ के। दोनों ही केसेस में अगर आपको फाइट करने का आप डिसाइड करते हो कि नहीं मैं इस सिचुएशन से लड़ूंगा, या फ्लाइट करने का डिसाइड करते हो भागने का, यू नीड एनर्जी, और वो एनर्जी कौन देता है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। सडनली जो है आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी आपका हार्ट पंप करने लगता है ब्लड हाथ पैरों की तरफ, क्योंकि अगर आपको भागना है उस सिचुएशन से या लड़ना है, तो हाथ पैरों में एनर्जी चाहिए। उस समय पे आपके डाइजेशन रोक दी जाती है, आंखों की जो प्यूपिल्स है डायलेट हो जाती हैं, तो बहुत सलाई आपका जो प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, डाइजेशन रोक दिया जाता है, सारे बॉडी जो है सारा एनर्जी लगाती है इसमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने में। इसलिए स्ट्रेस को बोलते हैं ना चिंता चिता समान है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करती है, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज होता है अगर आप स्ट्रेस लेते हो, तो इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है? इमोशनल रिएक्शन क्या होता है? इट वियर्स नेगेटिव इमोशन सच एज फियर, एंजाइटी, एम्बैरेसमेंट, एंगर, यहाँ तक कि डिप्रेशन, इवन डिनायल में भी हम चले जाते हैं। तो कुछ सिचुएशंस के लिए हमारा ऐसा इमोशनल रिएक्शन होता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, अरे डेट इतनी जल्दी आ गई, मतलब एग्जाम मार्च में नहीं हो रहे, फेब में स्टार्ट हो जाएंगे, फेब में नहीं हो रहे, जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है इस बारी? तो डिनायल में चले गए, या बहुत ज़्यादा एंग्जायटी, डिप्रेशन में चले गए, मुझसे तो होगा ही नहीं, मेरे को तो कुछ याद नहीं रह रहा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि डिप्रेशन में चले गए। तो हमारा इस इमोशनल रिएक्शन ऐसे हो सकता है। बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? लिमिटलेस होते हैं, क्योंकि कोई कितने सारे इंडिविजुअल है, कोई कैसे बिहेव करेगा, कोई कैसे बिहेव करेगा, वो तो बता भी नहीं सकते कि इमोशनल मतलब लिमिटलेस है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि कौन कैसे बिहेव कर सकता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट, या तो वैसे फ्लाइट होगी या फाइट होगी, या तो हम सिचुएशन से डट के लड़ लेंगे, या फिर भाग जाएंगे कि हाथ खड़े कर देंगे सिचुएशन के आगे। कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? दे इंक्लूड रिस्पॉन्सेज इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट। कॉग्निटिव मतलब कि थॉट लेवल पे, ठीक है? थॉट लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं कि भाई आपको इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं,
अगर मैं मतलब आप पढ़ने बैठ रहे हो और आपको थॉट आ रहे हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं ये नहीं लिख पाया तो, अगर मैं भूल गया तो, अगर मुझे याद नहीं रहा तो, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं, तो वो आपको कंसंट्रेट नहीं करने दे रहे पढ़ाई में, पढ़ नहीं पा रहे आप, रिपीटेटिव मॉर्बिड थॉट्स आना, ठीक है, दैट इज कॉग्निटिव रिस्पॉन्स. नाउ द स्ट्रेस विच पीपल एक्सपीरियंस ऑल्सो वेरी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मतलब लो इंटेंसिटी है या हाई, अगर जितना हाई इंटेंसिटी का स्ट्रेस होगा उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम करेगा. ठीक है जी. ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का क्या मतलब है, जितनी ज्यादा लंबे समय तक आपके लिए स्ट्रेस चलेगा उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी में वियर एंड टीयर कॉज होगा, होम्योस्टैटिस जो आपका इक्विलिब्रियम का बैलेंस है, होम्योस्टैटिस डिस्टर्ब होगा, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर बॉडी. देन थर्ड इज कॉम्प्लेक्सिटी. अगर लेस कॉम्प्लेक्स है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी ज्यादा जटिल मतलब जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उतना ज्यादा प्रॉब्लम, उतना ज्यादा स्ट्रेस. देन प्रिडिक्टेबिलिटी. अगर कुछ ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड है तो वो आपको स्ट्रेस ज्यादा देगा, बजाय इसके कि जो आपको थोड़ी बहुत उम्मीद थी, कि मुझे लग रहा था कि ऐसा होने वाला है, कानों में आवाजें पड़ रही थी इधर उधर से कि शायद इस बार ना पेपर ऐसा आएगा या पेपर वैसा आएगा, टफ होगा, इजी होगा, जल्दी होगा, ये होगा, फलाना ढिमकाना जो भी. ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा है जो आप प्रिडिक्टेबल है, कहीं ना कहीं आप मेंटली शायद प्रिपेयर थे उसके लिए, तो उसके लिए उतना स्ट्रेस नहीं होगा जितना अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए होगा. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल होता है, एंड देन सोशल होता है. तो फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है, फिजिकल स्ट्रेस आर डिमांड्स दैट चेंज स्टेटस ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी का होम्योस्टैटिस ही बदल जाता है, हमारी बॉडी का स्टेटस ही जो है बदल जाता है. उसमें क्या होता है, वी फील स्ट्रेन्ड व्हेन वी आर, या तो हम ओवर एक्सर्ट कर रहे थे अपने आप को फिजिकली, वो फिजिकल स्ट्रेस में आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा फिजिकल लेवल पे मेहनत कर ली. जैसे अगर आप लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो बहुत ज्यादा जब आप फिजिकली अपने आप को ओवरलोड कर लेते हैं तो वो फिजिकल स्ट्रेस होता है. लैक ऑफ न्यूट्रिशन. अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, आप अगड़म बगड़म खा रहे हैं और हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो वो भी ऑफ कोर्स आपकी बॉडी को फाइट करने की हिम्मत ताकत कहाँ से आएगी. तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन विल आल्सो इम्पैक्ट सफर एंड इंजरी. अगर कोई आपको इंजरी हो गया, ठीक है, कोई ठीक है, प्लास्टर हो गया, गिर गए या कुछ हो गया, मतलब अम, अ, तो वो भी आपको स्ट्रेस देगा फिजिकल लेवल पे. फेल टू गेट इनफ. अब सारा साल तो पढ़े नहीं, अब इतने पढ़ रहे हैं कि भाई नींद भी ठीक से नहीं ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट योर हेल्थ. तो आपको लगता है कि वो काम करेगा, बट वो काम नहीं करेगा. ठीक है, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी नहीं बातें, शॉर्ट टर्म तक ही वापस हो लेंगी, या अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई भी तो ज्यादा रिटेन नहीं कर पाओगे आप इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो स्लीप इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन रिटेन करने के लिए. एनवायरमेंटल स्ट्रेस की बात करें तो हमारे सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट क्या मतलब हमारे सराउंडिंग, दिस कुड बी एयर पोल्यूशन. जैसे अभी दिवाली का टाइम है, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, पूरा थ्रोट चोक हो रहा है धुएं की वजह से, नोज हमें आंखों में जलन हो रही है, नाक से पानी निकल रहा है, थ्रोट चोक है, फ्लेम बहुत ज्यादा बलगम बन रही है, खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, कफ हो रहा है, राइट. तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं. या क्राउड की वजह से एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, नॉइज की वजह से, जैसे मैंने बताया दिवाली है का टाइम है, या अदरवाइज नॉइज है, नॉइजी एरिया में अगर आप रह रहे हो, हीट ऑफ द समर है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है, विंटर है, तो भी तो ये सब चीजें जो है हमारे लिए स्ट्रेस बन जाते हैं. और अगर कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो गया तो वो तो अलग ही लेवल पे डिजास्टर हो गया, मतलब आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए, तो वो अलग एनवायरमेंटल स्ट्रेस है. देन आता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब ऐसा स्ट्रेस जो हम अपने आप में जनरेट करते हैं. ठीक है, बाहर के एनवायरमेंट से तो इतना नहीं आ रहा, पर हम वी आर जनरेटिंग अपने दिमाग में, हम खुद ही सिनारियो बना रहे हैं. अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे याद नहीं रहा तो, अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो, अगर मेरे परसेंटेज नहीं आई तो, अगड़म बगड़म कुछ भी सोच रहे हैं, और फिर खुद ही अपने लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस मतलब माइंड में बना रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं. तो फ्रस्ट्रेशन होगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, इंटरनल और सोशल प्रेशर भी होगा ही होगा. अपने आप को प्रेशर कर रहे हैं, नहीं नहीं मुझे तो इतने परसेंट लाने ही हैं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए. तो जित अपने आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालना भी ठीक नहीं है. फ्रस्ट्रेशन रिजल्ट फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स. फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब हमारी कोई नीड ब्लॉक हो जाती है, जब हमारा कोई मोटिव हम अचीव नहीं कर पाते हैं. ठीक है, या समथिंग जो हमारा डिजायर गोल है उसको अचीव करने से हमें कुछ रोक रहा है. जैसे मान लो कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, आप हेल्थ इतना पढ़ रहे हो कि हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो आखिर बॉडी कब तक मैनेज करेगी. फिर एक टाइम पे बॉडी जवाब दे देगी, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगी कि मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही. ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रिशन और फूड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. कॉन्फ्लिक्ट में अकर टू और मोर इनकम्पैटिबल नीड्स की. ठीक है, कि मतलब जैसे मुझे डांस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आई वांट टू बिकम अ डांसर,
डांस इंडिया डांस में मैं भी जाऊँगा, मेरा भी नाम होगा, टीवी पे आऊँगा एंड ऑल दैट। और एक तरफ ये है कि साइकोलॉजी भी आपको पसंद है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि किसको इम्पोर्टेंस दूँ, क्या करूँ? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अंदर मन में। ठीक है? इंटरनल प्रेशर मतलब जैसे एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इनसाइड, जैसे आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली, नहीं, मुझे तो हर चीज़ परफेक्टली करनी ही करनी है, मुझे तो ये अच्छा करना ही करना है। ठीक है? तो अपने आप को उतना प्रेशर करना कि स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो वो भी गलत है। सोशल प्रेशर मे बी व्हाट बाय पीपल, अब कुछ लोग सोशल प्रेशर मतलब कि जो हमसे डिमांड रखा जाता है। अगर एक बच्चा है, मुझे पता है कि वो 70% की कैपेबिलिटी है उसकी, वो खींच-तान के बहुत मेहनत करके 70% तक पहुँच सकता है, उसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम उसको कह रहे हैं कि भई तू 95% ला। तो ये नाइंसाफ़ी है उस बच्चे के साथ भी, जब आप उसका कैलिबर नाप रहे हो, आप देख रहे हो, उसके बाद भी उसको इतना स्ट्रेस में डाल दिया कि भई ये नहीं हुआ तो बस रोटी-पानी बंद, घर से निकलना बंद, कॉलेज ये, वो, फलाना-ढिमकाना। तो इस तरीके की अनरीज़नेबल डिमांड्स, जिसको बोलते हैं अनरीज़नेबल डिमांड्स, आपकी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा ऊपर डिमांड कर दी। तो वो भी एक स्ट्रेस का, सोशल स्ट्रेस का कारण होता है। ठीक है जी? फिर आता है कि इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज़, ठीक है? ऑल्सो जैसे कि पर्सनैलिटी क्लैश सॉर्ट ऑफ हमारे अंदर हो जाता है कई बारी। इंटरपर्सनल मतलब 2 लोगों के बीच में, इंट्रापर्सनल मतलब खुद के साथ, ठीक है? तो इंटरपर्सनल मतलब मॉम-डैड कुछ और चाहते हैं, बच्चा कुछ और चाहता है, वहाँ पे स्ट्रेस हो गया, ठीक है? फालतू का कलेश तो होगा ही फिर। सोशल स्ट्रेस रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरैक्शन विद अदर पीपल। अरे! उसके तो इतने अच्छे मार्क्स आए, उसका वो हमसे सीनियर था, वो फलाने कॉलेज में है, वो ये, वो फलाना-ढिमकाना, तो सोसाइटी का प्रेशर, ठीक है? या फिर सोसाइटी में मतलब सोशली किसी लव्ड वन का गुजर जाना, डेथ होना, इलनेस होना, ठीक है? स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, अब रिलेशनशिप पे कुछ हो गया तो स्यापा, तब ट्रबल्स, पड़ोसी इतने बेकार मिले हैं, पड़ोसियों के साथ आए दिन लड़ाई होती रहती है, तो प्रॉब्लम होता है, सोशल स्ट्रेस हाई हो जाता है। नाउ सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस क्या है? लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं, हैसल्स ऑफ एवरीडे लाइफ, ट्रॉमेटिक इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स क्या होते हैं? लाइफ इवेंट्स का मतलब है कि मेजर इवेंट ऑफ लाइफ कैन बी स्ट्रेसफुल बिकॉज़ वो आपका रूटीन डिस्टर्ब कर देते हैं एंड दे कॉज़ एन अपहीवल। अपहीवल मतलब एक बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आते हैं। जो लाइफ इवेंट्स प्लान्ड होते हैं, ठीक है? लाइफ इवेंट्स दैट आर प्लान्ड और अनप्रेडिक्टेड अकरिंग विदिन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मान लो आपको घर शिफ्ट करना है। अब सडनली भैया घर शिफ्ट करने का ये हो गया कि भैया शिफ्टिंग करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये एक मेजर इवेंट है कि हाँ, ठीक है, आप अपग्रेड कर रहे हो, एक न्यू होम में जा रहे हो, यू आर लाइकिंग इट, वहाँ पे आपका स्टडी रूम होगा, एंड यू विल हैव योर ओन स्पेस। तो इट इज़ अ इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट, बट दैट सारा रूटीन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और जो स्ट्रेस होगा वो अलग से। हैसल्स मतलब पर्सनल, जो आपके स्ट्रेस, हैसल्स मतलब पर्सनल स्ट्रेसेस ड्यू टू डेली हैपनिंग, मतलब जो डेली हैसल्स है, आस-पास का जो कम्यूटिंग का हो सकता है, क्वारलसम नेबर हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, पढ़ा वाटर की शॉर्टेज है, ट्रैफिक में इतना टाइम लगता है, ट्यूशन जाने-आने में इतना टाइम लग रहा है, सराउंडिंग्स इतने आस-पास के अच्छे नहीं हैं। तो ये तो डेली लाइफ इवेंट्स हो गए। ठीक है? ट्रॉमेटिक इवेंट्स होना मतलब जैसे सुनामी आ गई, घर में चोरी हो गई, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? कोई फायर लग गई, तो इस तरीके के इंसिडेंट्स होना। और ट्रॉमेटिक इवेंट्स में ये भी होता है कि फिर एंग्जायटी रहती है, फ्लैशबैक्स आते हैं, हमें इस तरीके के सपने आते हैं और फिर हम घबरा के उठ जाते हैं, ठीक है? तो ये भी स्ट्रेस का ऑब्वियसली कारण होता है। देन इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। तो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और हेल्थ पे क्या स्ट्रेस का होता है। इमोशनल अगर हम बात करें तो इट्स मूड स्विंग्स होंगे अगर इमोशनली, ठीक है? इराटिक बिहेवियर होगा, इराटिक मतलब कभी कभी भी उठ के किसी पे भी चिल्ला रहे हैं, हमारा बिहेवियर ही पूरा चेंज हो जाएगा, तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, चिल्लाने लगेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज हो जाएगा ज़्यादा, लीडिंग टू मोर सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि एंग्जायटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, फिजिकल टेंशन होगी, साइकोलॉजिकल टेंशन होगी, तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट कर सकते हैं, हो सकता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस होना, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, मैंने आपको बताया था कि कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे तो ऑफ कोर्स हमारा पूरा सिस्टम ही हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा हमारा सिस्टम। क्योंकि हमारा हार्ट रेट चेंज होगा, बीपी का लेवल चेंज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का, मेटाबॉलिज्म, फिजिकल एक्टिविटी सब पे पड़ेगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रहा तो ऑब्वियसली वियर एंड टियर कॉज करेगा, डैमेज करेगा बॉडी को।
जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बंद कर देते हैं, एयर पैसेजेस हमारे लंग्स में ज्यादा खोल देते हैं ताकि हार्ट ज्यादा पंप कर सके ब्लड। अब हार्ट का भी वर्कलोड बढ़ गया, बहुत उसको प्रेशर आ रहा है कि अच्छे से मतलब हर जगह हार्ट को ब्लड पहुंचाना है, तो ओवर वर्क कर रहा है ना हार्ट, तो उसमें हार्ट डिसीज भी होने के चांसेस होते हैं। कॉग्निटिव इफेक्ट्स मतलब मेंटल ओवरलोड, अभी मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, हमेशा आपका दिमाग में भसड़ मची रहेगी, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। लॉस ऑफ एबिलिटी टू मेक डिसीजन, अब जब हमेशा आपका दिमाग उलझा रहेगा तो आप साउंड डिसीजंस कहाँ से लोगे, डिसीजंस मेकिंग तो पुअर हो जाएगी, कंसंट्रेशन बेकार हो जाएगी, आपकी कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे किसी भी चीज पे, शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी में चले जाओगे, लॉन्ग टर्म में तो कुछ जाएगा ही नहीं, सब कुछ एसटीएम में होगा। ठीक है, याद ही नहीं रहता, हर चीज भूल जाते हो, फॉरगेटिंग होने लगेगी। ठीक है, बिहेवियरल इफेक्ट्स क्या होते हैं, बिहेवियरल इफेक्ट्स मतलब लेस न्यूट्रिशनल फूड्स अगर आप खा रहे हो, इंक्रीज इन टेक स्टिमुलेंट्स, कई लोग क्या करते हैं, कॉफी पे कॉफी, अपने आप को रात को सारी रात जाग के पढ़ने के लिए कॉफी पे कॉफी पियेंगे, वो भी आपके लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं है। या कुछ लोग सिगरेट्स अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सम पीपल इवन ड्रग्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको कंसंट्रेशन नहीं बनता, पुअर कंसंट्रेशन होती है, डिजीनेट। ट्रैंकुलाइजर मतलब माइंड को काम डाउन करना, तो इतना स्ट्रेस हो रहा है कि माइंड को काम डाउन करना है, और काम डाउन कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए फिर और ज्यादा ट्रैंकुलाइजर्स खा रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं कोई हिसाब किताब ही नहीं है, पूरा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ हुआ है। ठीक है, इनटेक एब्स्टिनिज्म, ठीक है, रिड्यूस वर्क, एब्स्टिनिज्म मतलब एब्सेंट ज्यादा रहेंगे, चाहे वर्क प्लेस से हो चाहे ऑफिस से हो, एब्सेंट आप ज्यादा रहने लग जाएंगे क्योंकि बॉडी अलाउ ही नहीं करी ना, हेल्थ साथ नहीं दे रही। रिड्यूस वर्क परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली जब हेल्थ साथ नहीं देगी तो परफॉर्मेंस तो रिड्यूस हो ही जाएगी काम की। स्ट्रेस और हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है स्ट्रेस, स्टमक हमारे अपसेट रहते हैं, बहुत से लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं स्ट्रेस के नाम से ना, डायरिया हो जाता है, बॉडी में एक रहने लगता है, कंधों पे दर्द होगा या नेक में पेन होगा, इस तरीके से हेड एक होने लगेंगे। ठीक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, नोजिया, डायरिया, एज आई टोल्ड यू, स्टमक अपसेट होना, फीवर वगैरह हो जाता है, अनहैप्पी अपनी पर्सनल लाइफ में लेंगे, जब हेल्थ ही साथ नहीं देगी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो अनहैप्पी तो हो ही जाएंगे पर्सनल लाइफ में। क्रॉनिक स्ट्रेस कैन डाइवर्ट इंडिविजुअल्स अटेंशन फ्रॉम केयरिंग हर सेल्फ, ठीक है, तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस होगा तो अपना बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखेंगे, अपनी सुध बुध नहीं रहेगी तो फिर फिजिकल हेल्थ डाउन चली जाएगी, एक्सर्शन होगी, एटीट्यूड प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब किसी चीजों को देखने का नजरिया ठीक नहीं होगा, फिटीग, हर जरा सा कुछ काम करेंगे थक जाएंगे, वीकनेस होगी, लो बॉडी में एनर्जी होगी, मेंटल एग्जॉस्शन हो सकती है। ठीक है, कि मेंटली एग्जॉस्ट हो गए बस, अब दिमाग की बत्ती गुल, ऐसा। ठीक है, बर्नआउट जिसको बोलते हैं, तो बर्नआउट होना यही होता है, मतलब एग्जॉशन होना, बिल्कुल फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर तरफ से। ठीक है, बस अब खत्म। चेंज होता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम वीक होगा हमारा, इंक्रीज होंगे चांसेस ऑफ बिकमिंग इल, स्ट्रेस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड इन डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर मतलब हार्ट डिसीजेस, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बीपी हाई रहने लगता है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होने लगते हैं। साइकोसोमैटिक मतलब, साइको मतलब जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, और सोमैटिक मतलब जिनका इफेक्ट आपकी बॉडी के सेल्स पे आएगा। ठीक है, जैसे कि अल्सर, स्टमक में, स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग होती है ना, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, वहां पे अल्सर हो जाते हैं। तो एस्थमा, एलर्जीज होना, हेडेक होना, ये सारी चीजें होती हैं। जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम, हांसेल ने ये कंसेप्ट दिया था, जीए जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम का, उन्होंने गैस, इसको बोलते हैं जीएएस, जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम। इसमें उन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी, अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन। अलार्म रिएक्शन की अगर हम बात करें, सो अलार्म रिएक्शन क्या होती है, अलार्म रिएक्शन वो स्टेज है जहां पे the presence of noxious stimulus or stresses leads to activation of adrenal। अलार्म रिएक्शन में आपका जो एपीए एक्सेस है, मतलब इसको बोलते हैं हम एपीए एक्सेस। ठीक है, एडर्नल पिट्यूटरी कॉर्टिकल सिस्टम का जो एपीए एक्सेस है वो सारा स्टार्ट हो जाता है, वो जो हाइपोथैलेमस वाला हमने पढ़ा था ना, वो सारा ट्रिगर हो जाता है, बॉडी में हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाता है, कॉर्टिकॉल और फाइट और फ्लाइट वाला, वो सारा चीज स्टार्ट हो जाती है। रेजिस्टेंस स्टेज आती है सेकंड। रेजिस्ट का मतलब कि बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस है, चलता ही जा रहा है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेस चल रहा है, तो फिर बॉडी क्या करती है कि रेजिस्ट करना शुरू कर देती है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उधर से अपना काम कर रहा है कि बॉडी को
काम डाउन करने का कि भाई बॉडी के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको खर्च मत करो, जितना खर्च कर सकते हो उतना ही खर्च करेंगे। सो जो इंसान है वो एफर्ट करता है टू कोप विथ थ्रेट एज थ्रू कॉन्फंट्रेशन। और थर्ड ये स्टेज आती है एग्जॉशन की कि भाई अब तो बत्ती गुल बिल्कुल। ठीक है, एक कंटिन्यू अगर उस पे एक्सपोजर चलता रहा तो उसके बाद क्या होता है, साइकोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व इन अलार्म रिएक्शन एंड रेजिस्टेंस बिकम इनइफेक्टिव। अलार्म रिएक्शन हो रहा था, बॉडी फाइट एंड फ्लाइट करने की कोशिश कर रही थी, पर ना फाइट करने की हिम्मत है ना फ्लाइट करने की हिम्मत है, बॉडी ने जवाब दे दिया बिल्कुल ही। और अब जो है ब्लड प्रेशर वगैरह हाई हो गया या और डिजीजेस लगी, ये स्टेज वो स्टेज होती है जहां आपको बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं और बीमारियां लग जाती है। मतलब शुगर लेवल बढ़ी हुई है, बीपी बढ़ा हुआ है और सेकंड लेवल की डायबिटीज हो जाती है, लाइफस्टाइल डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। अब बात करते हैं हमारे स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम की। स्ट्रीम ये होता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी फोकस करती है हमारे माइंड पे, साइको पे, न्यूरॉन से आया है न्यूरो, और इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम। तो माइंड प्लस ब्रेन और प्लस इम्यून सिस्टम, क्या इनका आपस में रिश्ता है, वो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं। इट स्टडीज द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस का जो इफेक्ट है हमारे इम्यून सिस्टम पे कैसे होता है, कैसे हमारी बॉडी को कमजोर करता जाता है, अंदर ही अंदर स्ट्रेस हमें खा जाता है, वो स्टडी करते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में। वर्किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, जिनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, और फॉरेन बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये एंटीजेंस को, वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। एंटीबॉडीज की जो एंटीबॉडीज हैं उनकी प्रोडक्शन यही करते हैं। देयर सेवरल काइंड ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, नेचुरल किलर, एनके सेल्स बोलते हैं इनको। ना टी सेल्स जो होते हैं, टी सेल्स डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स। जैसे इन्वेडर्स मतलब कि कुछ ना कुछ अगर बाहर से एक्सटर्नल वायरस वगैरह आ गए तो टी सेल्स उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। टी सेल हमारी इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं। इन दिस टी हेल्पर सेल्स ऑल्सो अटैक, जो जैसे HIV वायरस अगर आ जाता है तो टी हेल्पर सेल्स उसको अटैक करते हैं और खत्म करते हैं। एंड जो भी एड्स वेड्स का वायरस है उसको भी। बी सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स हमारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, दे आर इन्वॉल्व इन फाइटिंग बोथ वायरस के साथ भी और ट्यूमर, जैसे कैंसर वगैरह का जो ट्यूमर होता है ना उसके साथ फाइट करते हैं हमारे इनके नेचुरल किलर सेल्स। स्ट्रेस हमारे नेचुरल किलर सेल्स की जो साइटोटॉक्सिसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। नेचुरल किलर सेल की साइटोटॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो फिर वो कैसे ट्यूमर या वायरसेस को किल करेगा। कैंसर होने के चांसेस भी हाई हो जाते हैं, कहीं पे भी ट्यूमर बॉडी में बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो नेचुरल किलर सेल्स स्ट्रेस की वजह से है ही नहीं। इसलिए चिंता को चिता समान बोलते हैं। ठीक है, इम्यून फंक्शनिंग इज बेटर इन इंडिविजुअल जिनके पास सोशल सपोर्ट होता है। अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो और सोशल सपोर्ट भी नहीं है तो फिर तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, ये एक फ्लो चार्ट है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से नेगेटिव इमोशन आते हैं, नेगेटिव इमोशन से और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, नेगेटिव मूड्स होता है जिसकी वजह से पुअर हेल्थ का आउटकम होता है हमारे लाइफ में। लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो जो स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल हैं, जो हर समय स्ट्रेस रहते हैं, उनमें दे एक्सपोज देमसेल्फ टू पैथोजेंस। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में फिजिकल इलनेस लेके आते हैं, उनकी वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, जो क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी तो खत्म हो जाती है स्ट्रेस की वजह से। सो पीपल हु आर स्ट्रेस्ड हैव पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट्स, स्लीप उनका कम होता है, न्यूट्रिशनल हैबिट पुअर होती है, स्लीप कम होती है, स्मोकिंग और अल्कोहल अब्यूज ज्यादा करते हैं वो लोग। वेयरएज हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर कौन सा है हमारे, कि आप बैलेंस डाइट लें। ठीक है, सबसे पहले तो अपने हीमोग्लोबिन लेवल, HB लेवल्स का ध्यान रखो ताकि अच्छे से बॉडी में, पूरी बॉडी में आपका सर्कुलेट हो ऑक्सीजन। रेगुलर एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, चक्कर लगा लो वॉक का। फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो तो थोड़ा ऊपर नीचे सीढ़ियां उतर लो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लिफ्ट। इस तरीके की चीजें तो आप कर लो। थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल तो वॉक करके जाओ, थोड़ा बहुत वॉक कर लो। फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली से बना के रखो। लो फैट डाइट लो, ज्यादा ऐसी बर्गर पिज्जा ये वाली चीजें मत खाओ, उनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती और वेट गेन होता है वो अलग से। और अपनी सोच को बदलो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि हाँ मैं कर लूंगा यार, मतलब क्यों नहीं कर पाऊंगा, मेहनत करूंगा तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, कोपिंग विथ स्ट्रेस। कोपिंग क्या होता है, किसी चीज से कितना हम डील कर पाएंगे और कितना नहीं। इट इज अ सेट ऑफ कंक्रीट रिस्पॉन्सेज टू, मतलब कोपिंग करना मतलब कि हमारी
जो कंक्रीट रिस्पॉन्स है किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए, हमारा रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा कैसे बिलीफ सिस्टम्स है। अगर हमारे बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है, कि हाँ मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कभी डील ही नहीं कर पाता, इस तरीके की हमारा बिलीव है कि नहीं नहीं मैं तो डील नहीं कर पाऊंगा, 10th में भी तो बोर्ड्स ये थे, बहुत स्ट्रेस हुआ था, मैं डील नहीं कर पाया था, ये है वो है फलाना ढिमकाना। तो फिर अगर इस तरीके का आपने बिलीव सिस्टम बना लिया है, तो फिर कैसे काम चलेगा? वो तो फिर आपको अपने थॉट लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे आपको काम करने की जरूरत है। टू मैनेज स्ट्रेस वी ऑल्सो नीड टू रीअसेस द वे वी थिंक। तो ठीक है, द वे यू थिंक वो चेंज करने की जरूरत है, और कॉपिंग स्ट्रैटेजीज, अच्छी स्ट्रैटेजीज लगाओ, जैसे मेडिटेट करो, हेल्दी डाइट लो, फ्रेश एयर लो, वॉक करो, ठीक है। और कोपिंग स्ट्रैटेजीज दो तरीके की हो सकती है, कोवर्ट एंड ओवर्ट एक्टिविटीज। ना कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं कुछ जो एंडलर एंड पार्कर ने दी है, जैसे कि टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। अगर आपका कोई भी टास्क है, उसके बारे में पूरी ऑब्टेन करो इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी लो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में, ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। अगर ठीक है, मान लो मेरा इस कॉलेज में, मेरे मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो सेकंड कॉलेज मेरे पास क्या है, क्या कोई वोकेशनल कोर्स है जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आजकल तो इतने कोर्सेज हैं, कुछ कहने की हद नहीं। तो आप कोई कोर्स अपने लिए ढूंढ के रख सकते हो, देयर प्रोबेबल आउटकम क्या होगा उसका, तो पूरा एक फ्यूचर लेआउट कर सकते हैं, जैसे आपको प्लान ए के साथ आपका एक प्लान बी भी रेडी होना चाहिए, ताकि आपको स्ट्रेस कम हो, ठीक है। हम मेहनत प्लान ए के लिए करेंगे, बट अगर जस्ट इन केस अगर नहीं हुआ, तो आपको ये तो नहीं होगा कि मेरे पास अब तो मुझे पता ही नहीं मेरे को लाइफ में क्या करना है, यू विल हैव प्लान बी, ठीक है। तो डिसाइड करो और उसके बाद एक्शन लो। इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी क्या होता है? एफर्ट टू मेंटेन होप, मेंटेन अ होप, ठीक है, डोंट गिव अप। एक अंदर एक उम्मीद जगाए रखो, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बट उम्मीद से कुछ नहीं होता, आपको मेहनत भी करनी होती है, ठीक है। टू कंट्रोल वंस इमोशन, अपने इमोशंस को थोड़ा, अगर दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो अपने दिमाग को शांत कराओ थोड़ा, उसको बोलो चुप रहे भाई, इतना इतना ज्यादा मतलब मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए, ठीक है, मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करना मेरा, मैं मेहनत कर सकता हूँ, और मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाकी जो पेपर होगा होगा देखेंगे। पहले क्यों मैं सोचूं कि भाई एग्जाम टफ हुआ तो, पेपर ऐसा हुआ तो, फलाना हुआ तो, ये अपने माइंड में सिनेरियोज क्रिएट कर करके खुद को स्ट्रेस मत करो। वेंटिंग फीलिंग्स फॉर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, अगर एंगर और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो या तो एक पेपर पे लिख दो, या तो टाइप करके अपने फोन में लिख दो, यहाँ पे लैपटॉप पे लिख दो, कहीं तो लिखो और निकाल के उसको फाड़ फूड़ के जब भी मेट वाला सीन करो, सच में हेल्प करता है, ठीक है। राइट डाउन एवरी थिंग ऑन पेपर एंड उसको बर्न कर दो, फाड़ दो, फूड़ दो, कि नहीं, ठीक। यहाँ अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपका दुखड़ा सुन सकता है, ठीक है, तो फिर आप उसके आगे आगे बोल सकते हो कि यार मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है, मैं क्या करूं, कैसे होगा। तो वो थोड़ा आपको काम डाउन, जो भी ऐसा पर्सन जो आपके स्ट्रेस को बढ़ाए नहीं, बल्कि आपको काम डाउन करे, थोड़ा आपको मोटिवेट करे, तो वहां आप कर सकते हो। अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी क्या होती है? डिनाइंग और मिनिमाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। कई लोग क्या करते हैं, जितना अब जैसे 12th है, ये फाइनल है, बस इसके बाद तो आपको कोई बोर्ड के एग्जाम नहीं देने, ठीक है, ये आपका पूरा डिसाइडिंग फैक्टर है आप कॉलेज में जाओगे कि नहीं। बट कई लोग इतने डिनाइल में चले जाते हैं, या फिर उसका डिमिनिश ही कर देते हैं, इंपॉर्टेंस ही मिनिमाइज कर देते हैं बिल्कुल ही। तो कॉन्शियस सेपरेशन ऑफ स्ट्रेसफुल थॉट एंड देयर रिप्लेसमेंट बाय सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स। तो आपको क्या करना है कि कॉन्शियसली सप्रेस करना है अपने स्ट्रेसफुल थॉट्स को। अगर जो भी आपको स्ट्रेस दे रहे हैं थॉट्स, आप उनको साइड पे करो और उसको एक अच्छे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो, ठीक है। अगर आपका माइंड बोल रहा है अरे यार पेपर टफ आया तो क्या करेंगे इस बारी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो बारी में हमेशा ना ऐसी होता है, तो अपने माइंड को बोलो अरे चुप कर यार, मेरा काम है पढ़ना और मेहनत करना, जो होगा पेपर जब आएगा तब देखेंगे ना, मेरा काम है प्रिपेयर करना, लेट मी प्रिपेयर, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू डू इट। एंड कोपिंग स्ट्रैटेजीज बाय लाजरस एंड फोकमैन की अगर बात करें, दे हैव कंसेप्चुअलाइज्ड कोपिंग एज अ डायनेमिक प्रोसेस। कोपिंग का मतलब क्या होता है? कोपिंग का मतलब हम क्या पहले बात कर चुके हैं कि जो भी एक्सटर्नल डिमांड्स हैं, या इंटरनली जो हमने खुद को प्रेशराइज कर रखा है, उस पर कैसे डील करना है। लाजरस एंड फोकमैन ने उनको दो टाइप्स का रिस्पॉन्स बताया है, प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशन फोकस्ड। नाउ व्हाट इज प्रॉब्लम फोकस्ड? सो प्रॉब्लम फोकस्ड इज स्ट्रैटेजीज
अटैक द प्रॉब्लम itself with behavior designed to gain information। ठीक है, तो प्रॉब्लम फोकस मतलब कि अटैक द प्रॉब्लम itself, जो भी प्रॉब्लम है उसको डायरेक्टली हेड ऑन फेस करो और अटैक करो। ये नहीं कि उसको लेके सोच के दिमाग में बैठे हुए हैं और ज्यादा उधेड़ बुन में चल रहे हैं और स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। विद बिहेवियर डिजाइन टू गेन इन्फॉर्मेशन, ऑल्टर करो अपने इवेंट एंड बिलीव्स एंड कमिटमेंट्स को। इमोशन फोकस क्या होता है कि साइकोलॉजिकल चेंजेस की जरूरत है, ठीक है, मतलब अपने सोचने का तरीका बदलो आप। देन आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस तो साइलेंट किलर है, ये तो सबको पता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्या टेक्निक हो सकते हैं? रिलैक्सेशन टेक्निक हो सकती है। एक तो रिलैक्सेशन टेक्निक क्या होती है? इसमें हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। जैसे अगर आपको पता हो या नहीं पता, मुझे पता नहीं, बट आप योग निद्रा, ठीक है, योग निद्रा, योगा निद्रा, तो ये योग निद्रा बहुत सारे गुरुओं की है। आप श्री श्री की अगर आप सुनना चाहो तो आप सुन सकते हो, आर्ट ऑफ लिविंग की, ठीक है। रात को सोते वक्त ये लगा लो, या कोई और आपको किसी और की सुननी है तो वो लगा लो। इससे क्या होता है कि बॉडी को रिलैक्स करते हैं, अपने आप आपका माइंड काम होगा और आपकी बॉडी भी रिलैक्स होगी और आपकी नींद भी डीप नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। चाहे आप 4-5 घंटे की नींद ले लो, पर वो नींद आपके लिए सफिशिएंट होगी और अच्छी होगी। तो डू ट्राई योग निद्रा, ये रिलैक्सेशन टेक्निक होती है। और वैसे साइकोलॉजिकल उसमें हम करते हैं JPMR रिलैक्सेशन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर टोज टू द हेड, एक एक बॉडी पार्ट को, जैसे रिलैक्स योर टोज, देन रिलैक्स योर काफ मसल्स, रिलैक्स योर नीज, रिलैक्स योर थाइज, ऐसे धीरे 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 करके हेड तक जाते हैं और पूरे आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। एंड वो भी आपकी बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए, माइंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। मेडिटेशन प्रोसीजर, मेडिटेशन आप कर सकते हो अपने, मेडिटेशन से आपका कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होता है। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और आप बेटर पढ़ पाओगे उससे। चाहे आप दिन के 15 मिनट निकाल लो, किसी तरीके से गाइडेड मेडिटेशंस आती हैं आजकल, तो यूट्यूब पे आप गाइडेड मेडिटेशंस कर सकते हो। देन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन मतलब इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या करना होता है कि इसमें फिजिकल रिस्पॉन्स, जैसे मान लो आपको स्ट्रेस हो रहा है तो अपने आप को अवेयर करो कि मेरा हार्ट रेट अब ऊपर जा रहा है, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। पहले तो अवेयरनेस लेकर आओ, ठीक है, फिर धीरे धीरे ट्राई टू कंट्रोल, जैसे डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। विजुलाइज करो कि नहीं, मेरे आसपास सब सिचुएशन अच्छी है, कहीं बीच पे अपने आप को विजुलाइज कर लो, कहीं जहाँ पे भी जैसे कहीं से को माउंटेन्स पसंद होते हैं, पहाड़ पसंद है, तो वहां अपने आप को विजुअलाइज करो, एक काम जगह पे अपने आप को विजुअलाइज करो। तो ये विजुअलाइजेशन टेक्निक है, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। इसमें क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स को हम रिप्लेस करते हैं, इरेशनल नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव और रैशनल वन से। देयर आर 3 मेन फेजेस: असेसमेंट, स्ट्रेस एंड रिडक्शन टेक्निक एंड एप्लीकेशन। असेसमेंट क्या होता है कि नेचर ऑफ द प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। स्ट्रेस रिडक्शन में क्या करते हैं कि स्ट्रेस सेल्फ उसकी इंस्ट्रक्शन देते हैं खुद को कि नो, आई एम फाइन, आई एम काम, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दोगे, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देंगे। फालतू की फिजूल के माइंड उधेड़-बुन कर रहा है, कोई सिनेरियो बना रहा है माइंड में जो अभी हुआ भी नहीं है, और तो उसको नहीं सुनना है, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देने और रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तो ऑफ कोर्स उसके तो एन मतलब बेनिफिट्स की कोई अंत ही नहीं है। गुड सर्कुलेशन मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर आपका ठीक रखता है, हार्ट रेट ठीक रखता है, एफिशिएंसी ऑफ लंग की ठीक रखता है। चाहे आप स्विमिंग करो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, स्किपिंग करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं तो 30 मिनट्स की नॉर्मल वॉक कर लो, वो भी बहुत है। बायोफीडबैक, बायोफीडबैक क्या होता है? इट इज अ प्रोसीजर टू मॉनिटर एंड रिड्यूस फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, मतलब बायोफीडबैक में। बायोफीडबैक में सबसे पहले हम अवेयरनेस डेवलप करते हैं फिजिकल रिस्पॉन्स की, जैसे हार्ट रेट की, लर्निंग वेज टू कंट्रोल फिजिकल रिस्पॉन्स इन अ क्वाइट कंडीशन एंड ट्रांसफरिंग दैट कंट्रोल कंडीशंस इनटू एवरीडे लाइफ। सो बायोफीडबैक बेसिकली आपकी बायो मतलब क्या, आपकी बायोलॉजिकल से आया है। तो बायोलॉजिकल जो आपकी बॉडी आपको फीडबैक दे रही है, उसके बेसिस पे आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, चीजों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हो इनटू अ कंट्रोल कंडीशन एवरीडे लाइफ में, ठीक है। प्रमोटिंग प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, प्रमोट तो बेसिकली इसमें वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट होता है या सोशल सपोर्ट सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना इम्यून होते हैं स्ट्रेस से, ठीक है। सो अपने
मतलब दे कैन सर्वाइव हेल्दीली जो भी उनके पास स्ट्रेस होता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास सोशल सपोर्ट है, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, और इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो वो भी दे सकते हैं, फ्यूचर क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं। सो इट इज लाइक अपने आप की जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेने वाली बात है कि अपने आप को इम्यून करना against the dangers of unhealthy stress. Stress resistant personality, now studied by Kosaba, have shown that people with high level of stress but low level of illness have three character sets. एक तो तीन सीज की बात इन्होंने करी है, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। हार्डीनेस क्या होता है? हार्डीनेस इज सेट ऑफ बिलीव अबाउट वन सेल्फ, ठीक है, कि कैसे आप इंटरेक्ट करते हो वर्ल्ड के साथ। कंट्रोल क्या होता है? कि सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन होना एक लाइफ में। और कमिटमेंट होता है कि वर्क, फैमिली, हॉबीज, सोशल लाइफ से जो आपके कमिटमेंट्स हैं। चैलेंज मतलब दे सी लाइफ नॉर्मल एंड पॉजिटिव रादर देन कि एक थ्रेट की तरह। ठीक है, तो अगर कुछ है भी तो ठीक है यार, मतलब लाइफ है, अप एंड डाउन तो चलता रहता है, चीजें होंगी, चीजें नहीं होंगी कभी। तो इट्स वो चीजों को इतना ज्यादा अपने लिए स्ट्रेसफुल नहीं बना देते। लाइफ स्किल्स, दे आर एबिलिटीज टू अडेप्टेड, एंड लाइफ स्किल क्या होता है कि एबिलिटी फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर, जैसे टाइम मैनेजमेंट, रैशनल थिंकिंग। ठीक है, कि मतलब रैशनल होके सोचना, टाइम को मैनेजमेंट करना अगर आपका आ गया तो आधे से ज्यादा टाइम तो आपका, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम टाइम को मैनेज करना नहीं जानते और टाइम वेस्ट करते हैं। इंप्रूविंग रिलेशनशिप, सेल्फ केयर, खुद के केयर पे ध्यान दो यार। प्रोकास्टिनेशन नहीं करना, आज कर लूंगा कल कर लूंगा। प्रोकास्टिनेशन मतलब टालना, कि आज कर लूंगा कल कर लूंगा, या इतना ज्यादा परफेक्शन में घुस जाना कि एक ही काम को 10 बार कर रहे हैं, नहीं परफेक्ट नहीं हुआ, नहीं परफेक्ट नहीं हुआ, नहीं परफेक्ट नहीं हुआ, ऐसे नहीं करना। तो ये सारी चीजें। असर्टिवनेस क्या होता है? असर्टिवनेस होता है कि अपनी फीलिंग्स को, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को, अपने थॉट्स को क्लियरली कम्युनिकेट कर पाना। व्हेन यू हैव टू से नो, देन यू हैव टू से नो। अरे यार मैं इसको मना कैसे करूं, मुझसे मना नहीं हो रहा है। तो ये असर्टिवनेस नहीं है। अगर आपके एग्जाम्स हैं, आपके एग्जाम्स हैं, आपको अगर किसी चीज को नो कहना है, यू हैव टू से नो। और जब आप ये करना शुरू करते हो, यू विल फील कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपकी सेल्फ स्टीम भी हाई होती है। देन यू हैव अ सॉलिड सेंस ऑफ आइडेंटिटी। मुझे पता है मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मेरे एग्जाम्स अभी इंपॉर्टेंट है, अगर जहां मुझे ना बोलना है, मुझे ना बोलना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना आ गया तो आई टोल्ड यू, फिर तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट करना आ गया तो। फिर उसके बाद है रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग का क्या मतलब है? कि डिस्टॉर्टेड थिंकिंग नहीं करना। मतलब कि जैसे हम नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में फंस जाते हैं, कि क्या हो, पीछे ऐसे हुआ था, आगे भी ऐसे होगा, पहले तो ये हुआ था पास्ट में, फ्यूचर में ये होगा, अभी क्या हो रहा है, ये सब नहीं करना। रैशनली सोचो यार, कि मतलब हाँ ठीक है, जो हुआ तो हुआ। मान लो 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ठीक है, नहीं आए ना, लेकिन अब मैं मेहनत करूंगा, बात खत्म। जो मैं कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंगली मेरे मार्क्स आएंगे ना, जितनी मैं मेहनत करूंगा, जितना एफर्ट डालूंगा। Then improving relationship. The key to sound and lasting relationship is communication. किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसेंशियल क्या है कम्युनिकेशन में? लिसन टू व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। ठीक है, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस करो हाउ यू फील एंड व्हाट यू थिंक। कहीं ये नहीं है कि दूसरों का सुन लिया और अपने अंदर सारा गुस्सा दबा के बैठे। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, एक्सेप्ट दूसरों की, लोगों की ओपिनियन एंड फीलिंग्स को भी। ठीक है, कि अच्छा ठीक है, लोग मतलब ऐसा नहीं कि अपने में अपनी बात का झंडा गाड़ना है, अपनी बात को ही मनवाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू, अगर आपके से डिफरेंट भी हैं तो इट्स ओके। ठीक है, दूसरों के ओपिनियंस और फीलिंग्स को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जेलेसी जेलेसी वगैरह नहीं करना चाहिए। सेल्फ केयर पे ध्यान देना चाहिए, कि हेल्दी रहो, फिट रहो, रिलैक्स रहो। जो रिलैक्स्ड ब्रीदिंग होती है वो स्लो होती है और स्टमक सेंटर्ड ब्रीदिंग होती है। आपका डायफ्राम पूरे लंग्स खुल के अच्छे से ब्रीथ करते हैं, और स्लो। जितनी आपकी फटाफट 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 सांसें होंगी, इसका मतलब कि स्ट्रेस में ही हो। काम एकदम स्ट्रेस अपना जो है उसको ब्रीथ करो। ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट, ऐसे जो आपकी अनहेल्पफुल हैबिट्स है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, उनसे बचो। जैसे परफेक्शनिज्म की हैबिट अवॉइड करने की, नहीं नहीं कल कर लूंगा, प्रोकास्टिनेशन, टालने की हर चीज को, तो ये सब नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्पिरिचुअल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली जस्ट एब्सेंस। तो हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, बट हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सब तरीके से वेल बीइंग होना चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव मतलब एक अच्छी बैलेंस डाइट लो, एक्सरसाइज करो। ये मतलब ये चैप्टर बहुत इजी है, लॉर्ड पुट के वही सारी चीजें हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपना, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ऑप्टिमिज्म रखोगे वो भी अच्छी बात है। ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव सोचना,
सोशल सपोर्ट सिस्टम, सोशल सपोर्ट अगेन फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात आ जाती है यहाँ पे। परसीव सपोर्ट मतलब कि कितना वो आपको सपोर्ट देते हैं, क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट क्या है आपकी। नाउ दिस कुड बी टैंजिबल सपोर्ट हो सकता है, जैसे पैसों से मदद चाहिए, कोई सामान चाहिए, सर्विसेज चाहिए। इंफॉर्मेशनल सपोर्ट हो सकता है कि भाई आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी दे दें कि जैसे यार आफ्टरवर्ड्स कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन सारा ढूंढ के दे दें कि अगर मेन कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो भी वोकेशनल कोर्सेज हैं बहुत सारे हैं। तो इन्फॉर्मेशन जितनी आपको होगी बाहर की दुनिया के बारे में 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं उतना कम स्ट्रेस होगा। जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी उस उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा। इमोशनल सपोर्ट क्या होता है? ऑब्वियसली लव, वैल्यू, केयर, दैट यू आर लव्ड एंड यू आर सपोर्टेड, यू आर वैल्यूड, यू आर केयर्ड फॉर। वो सारे इमोशनल सपोर्ट होते हैं। सो ये था आपका आज का चैप्टर। आई थिंक हमने कवर कर लिया है। ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दे दूंगी, डाउनलोड करना, प्रिंट करना, पढ़ना। एंड अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई बी अपलोडिंग सून और मैं कोशिश करूंगी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी फटाफट आपके लिए लेकर आऊं। तो ये वन शॉट वीडियोस कंप्लीट करते हैं, देन आई विल ब्रिंग क्वेश्चन पेपर्स, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है। Till then, keep learning, keep revising, and keep supporting my channel. Thank you so much. Bye.